हेलो टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है सिद्ध वेद के इस चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एटम्स के बारे में, यानी कि हम एटम्स के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे। क्लास 8, क्लास 9 और क्लास 10 इन तीनों क्लास के लिए ये लेसन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि आपके ये टॉपिक में ही है और बेसिक चीजें आपको पता रहे कि होता क्या है। ओके, और इसी के बारे में थोड़ी और डिटेल के लिए हम एक और अलग वीडियो जरूर बनाएंगे, तो डिटेल थिंग के लिए आप प्लीज उस वीडियो पे जरूर जाइएगा। चलिए मैं शुरुआत करता हूँ एट प्रेजेंट एटम की बेसिक थिंग से, दैट व्हाट इज एटम। किसी भी तरह के मैटर की सबसे छोटी यूनिट जिसे हम बोलते हैं एटम, यानी कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी मैटर इज कॉल्ड एज एटम। एटम को यूं तो पुराने काफी टाइम से ही जानने की कोशिश की जा रही है, बट प्राचीन काल में हम ऑलमोस्ट 500 बीसी के दौरान पे अगर हम देखें तो महर्षि कर्णाद, जो हमारे भारतीय मूल के ऋषि थे, तो महर्षि कर्णाद ने यह बात बताई थी कि किसी भी पदार्थ को यदि आप उसके सूक्ष्मतम रूप में विभाजित करें, यानी कि आप किसी भी मैटर को अगर डिवाइड करते हुए एकदम उसको बारीक कर लें, तो फाइनली एक ऐसी कंडीशन जरूर आएगी जिसके बाद आप उसे डिवाइड नहीं कर पाओगे, यानी कि पदार्थ को अब और ज्यादा विभाजित नहीं किया जा सकेगा। तो महर्षि कर्णाद ने ऐसे अणुओं का या ऐसे कणों का नाम दिया था परमाणु। और उसी के थोड़े टाइम बाद में हमारे भारतीय दार्शनिक यानी कि इंडियन फिलोसोफर फकुदा काव्यायन, इन्होंने ये बात बताई थी कि ये परमाणु अलग अलग रूप से संयोजित होकर अलग अलग तरह के पदार्थों का निर्माण करते हैं, यानी कि ये जो एटम, जो महर्षि कर्णाद ने जिन्हें परमाणु नाम दिया था, ये परमाणु अलग अलग तरह से कंबाइन होकर अलग अलग तरह के मैटर्स बनाते हैं। और इसी एरा के आसपास, यानी कि वही 500 बीसी के आसपास ही उसी टाइम पे ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रिटस, उन्होंने भी ये बात बताई थी कि किसी मैटर को अगर आप डिवाइड करते रहें तो डिवाइड करते हुए फर्दर एक ऐसे स्टेज आ जाएगी जिससे अब आप और ज्यादा डिवाइड नहीं कर पाएंगे, और उन्होंने इसे नाम दिया था एटम। एटम वर्ड लिया गया है एटोमियो से। एटोमियो का मतलब होता है जिसे आप और ज्यादा भी काट नहीं सकते। सो ये थी जनरली कि हिस्ट्री में हमें इनके बारे में कहां से पता लगता है। और प्रेजेंट टाइम यानी कि मॉडर्न टाइम के बारे में अगर बात किया जाए, तो क्योंकि जब महर्षि कर्णाद ने या फिर डेमोक्रिटस ने इनके बारे में बताया, तो उन्होंने कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करके ये डिटेल नहीं दी थी। उन्होंने अपने ज्ञान का यूज किया, फिर अज्यूपशंस का यूज किया था। और फिलहाल मॉडर्न एरा में अगर एक्सपेरिमेंट्स के साथ में या फिर और साइंटिफिक फैक्ट्स के साथ में बात की जाए, सो जिनका नाम पहले हमारे सामने आता है दैट इज डॉल्टन। डॉल्टन ने सन 1808 में एटम के बारे में कुछ बेसिक चीजें बताई थी, जिनमें उन्होंने ये चीज बोला था कि कोई भी मैटर जो है बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसे हम बोलते हैं एटम। उन्होंने ये कहा था कि किसी भी एक मैटर के जितने भी एटम्स होंगे, वो सारे के सारे एटम्स अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज में एकदम सेम होते हैं। और अलग अलग तरह के मैटर अलग अलग तरह की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज वाले एटम से मिलकर बने होते हैं। और भी कुछ बेसिक डिटेल्स इन्होंने दी थी मैटर्स के बारे में। और अब जैसे जैसे टाइम निकलता गया, अभी कुछ और चीजों के बारे में हमें पता लगने लगा था, साइंस धीरे धीरे डेवलप कर रही थी। इसके बाद में जिन्होंने हमें थोड़ा और ज्यादा नॉलेज दिया, ही वॉज सर जे जे थॉमसन। जे जे थॉमसन ने 1898 में हमें ये चीज बताई थी कि एक एटम एक्चुअल में एक पॉजिटिव स्फीयर होता है। ये जॉनसन के अकॉर्डिंग है। तो जॉनसन ने क्या बोला था कि फाइनली एटम क्या है, एक पॉजिटिव स्फीयर जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, ऐसा जॉनसन का कहना था। उन्होंने एक्चुअल में इसको एक कंपैरिजन दिया था प्लम पुडिंग से, यानी कि पुडिंग जो एक तरह की स्वीट डिश है, उससे कंपैरिजन दिया था। और फिलहाल हम अपनी एज के लिए हम इसे कंपेयर करते हैं, जैसे वाटरमेलन से कंपेयर करते हैं, हम लड्डू से कंपेयर करते हैं कि वाटरमेलन का जो रेड फ्लैशी पार्ट होता है, वो रेड फ्लैशी पार्ट हमारे पास हो जाएगा सारा पॉजिटिव चार्ज, और उसमें जो अलग अलग हमें बीज दिखाई दे देते हैं, तो वो बीज हो जाते हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स। सो जे जे थॉमसन के इस मॉडल के बाद में थोड़े टाइम बाद में, यानी कि लगभग 1911 में, तो 1911 में रदरफोर्ड ने इसी चीज को एक्सपेरिमेंट के साथ में चेक करना चाहा कि क्या वाकई में ऐसा ही होता है। तो रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट तैयार किया। एक्सपेरिमेंट क्या किया, एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक तरफ एक मशीन रखी। वो मशीन का काम था अल्फा पार्टिकल्स को थ्रो करना। अल्फा पार्टिकल्स मैं बता दूं, जनरली हीलियम के प्रोटॉन्स होते हैं, यानी कि हीलियम के चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। सो फाइनली वो प्लस के यानी कि पॉजिटिव चार्ज आयंस है। ओके, और सामने की तरफ उन्होंने एक गोल्ड पेपर की बहुत ज्यादा पतली एक फॉइल ली थी, जो ऑलमोस्ट 10⁻⁻⁷ मीटर्स की थी। अब उन्होंने ये काम किया था कि जैसे ये जो मशीन थी, ये जो मशीन थी जो अल्फा पार्टिकल्स थ्रो करती थी, यानी कि हीलियम के प्रोटॉन्स को थ्रो करती थी, जैसे उन्होंने ये थ्रो किया, तो थ्रो करने के बाद में क्या ऑब्जर्वेशंस मिलते हैं, उसके हिसाब से उन्होंने हमें एटम्स के बारे में कुछ और डिटेल्स दी थी। तो मैं इस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ। एक तरफ आपके पास में है अल्फा पार्टिकल्स थ्रो करने के लिए एक मशीन, दूसरी तरफ आपके पास था गोल्ड पेपर का
गोल्ड पेपर की बहुत ज्यादा पतली थिन लेयर या फिर फॉइल, एंड उसको सराउंड करके हमारे पास जिंक की एक स्ट्रक्चर थी, जिससे हमें पता लग जाए फाइनली कि एटम्स कहाँ कहाँ गए, क्योंकि वो एटम्स को एब्सॉर्ब करके मैं बता सकता था। ओके फाइनली, तो क्या ऑब्जर्वेशन मिले इस एक्सपेरिमेंट से, हमें क्या पता लगा? सो फाइनल द थिंग इज कि उन्होंने ये चीज नोट किया कि उन्होंने जितने भी पार्टिकल्स फेंके थे, जितने भी अल्फा पार्टिकल्स थ्रो किए थे उस मशीन से, उनमें मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स एक्चुअल में उस फॉइल पेपर को पार कर गए थे। ठीक है, और कुछ पार्टिकल्स ऐसे थे जो अलग अलग एंगल्स पे डाइवर्ट हो चुके थे, और आउट ऑफ 20,000 यानी 20,000 में से एक ऐसा अल्फा पार्टिकल था जो वापस 180 डिग्री से घूम के आ गया। तो फाइनली से क्या समझ में आता है, तो देखो जैसे जे जे थॉमसन ने कहा था कि एटम एक स्फीयर है, पॉजिटिव स्फीयर है, तो अगर वो एक्चुअली एक पॉजिटिव स्फीयर होता तो एटम्स उसको आर पार नहीं जा सकते थे, यानी कि उसको क्रॉस करके नहीं जा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि एटम्स उसे पार करके गए। तो इसका मतलब हम ये समझते हैं कि एटम का मोस्ट ऑफ जो हिस्सा है दैट इज हॉलो, यानी वो खाली है। नेक्स्ट थिंग, कुछ पार्टिकल्स थे जो अलग अलग एंगल पे डाइवर्ट हो चुके थे, तो इसका मतलब हमें ये पता लगता है कि इसमें कुछ और भी स्ट्रक्चर्स है जो थी इलेक्ट्रॉन्स। और जो हमने बात की थी कि आउट ऑफ 20,000 यानी कि 20,000 में से एक पार्टिकल ऐसा था जो जिस एंगल पे आया था वापस उसी लाइन से यानी 180 डिग्री से आ चुका था। इसका मतलब क्या होता है, तो देखो क्योंकि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से और सामने की तरफ से ये वापस रिपेल होके आ गए, तो कोई भी चीज रिपेल कब होती है, यानी कि एक पॉजिटिव वापस दूसरे पॉजिटिव से ही रिपेल होता है। सो यानी कि अल्फा पार्टिकल को रिपेल करने के लिए उधर कोई ना कोई पॉजिटिव था। सो फाइनली ओवरऑल उन्होंने इस तरह से एक कंक्लूजन निकाला और उन्होंने हमें एटम्स के बारे में नई इंफॉर्मेशन दी। नई इंफॉर्मेशन क्या दी? पहली कि किसी भी एटम का मोस्ट ऑफ जो हिस्सा होता है वो खाली होता है, ब्लैंक होता है। नेक्स्ट बड़ी हमें इंफॉर्मेशन दी, उन्होंने कहा था कि एक्चुअल में एटम में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लगातार एक सर्कुलर पाथ पे मूव करते रहते हैं, जिसे उन्होंने फिर ऑर्बिट नाम दिया। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने बताई कि एक्चुअल में एटम का जो पॉजिटिव पार्ट है वो पूरे एटम पे फैला हुआ नहीं होता, वो उसके सेंटर में ही इकट्ठा होता है, और एक्चुअल में पूरे एटम के साइज के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा छोटा होता है। एटम का एक जनरल साइज हम लेके चल सकते हैं कि उसका एटम को अगर स्फीयर माने तो उसका डायमीटर 10 की पावर माइनस 10 मीटर मान सकते हैं हम एन। उसका जो न्यूक्लियस होगा यानी जो सेंटर जो पॉजिटिव पार्ट होगा वो लगभग 10 की पावर माइनस 15 मीटर हम ले सकते हैं। ओके, तो ये 1911 में रदरफोर्ड ने बताया था। उसके थोड़े टाइम बाद में ही 1913 में नील्स बोर ने हमारे इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा और ज्यादा बढ़ा दिया। उन्होंने कुछ और चीजें बताई। उनका भी ये कहना था कि एटम का जो मोस्ट पार्ट है नो डाउट वो खाली है। उन्होंने भी ये बताया कि एटम के सेंटर में आपको न्यूक्लियस मिलता है। उन्होंने एक चीज रदरफोर्ड के कंपेरिजन में थोड़ा और ज्यादा बेटर करके बोला। उन्होंने बोला था कि न्यूक्लियस के चारों तरफ में इलेक्ट्रॉन्स एक फिक्स सर्कुलर पाथ पे ही रोटेट करते हैं, यानी कि रदरफोर्ड का तो कहना था कि सर्कुलर पाथ में वो घूमते रहते हैं। ओके, बट इन्होंने बोला वो एक फिक्स रेडियस पे ही घूमते हैं। और उन्होंने फिर ये भी कहा था कि एक्चुअल में ये सिर्फ एक सिंगल सर्कल नहीं होता है, यानी एक सिंगल ऑर्बिट नहीं होता है, कुछ अलग अलग ऑर्बिट्स होते हैं और वो भी फिक्स ऑर्बिट ही रहता है, यानी वो अपनी एक फिक्स जगह पर ही घूमेगा। साथ ही उन्होंने ये भी बताया था कि अगर ऐसा होता है कि किसी भी एटम को एनर्जी मिलती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को अगर एनर्जी मिलती है, तो वो जिस सर्कल पे घूम रहे हैं वो सर्कल से ऊपर के सर्कल पे भी जा सकता है एनर्जी लेके, यानी कि अपना ऑर्बिट चेंज कर देता है। और अगर कभी एटम से एनर्जी का ह्रास हो, यानी कि एनर्जी अगर कभी कम होती है, तो क्या होता है, ये होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है अपने निचले ऑर्बिट में भी पहुंच जाता है। ओके, तो ये थी नील्स बोर के अकॉर्डिंग एटम की कुछ और आगे इंफॉर्मेशन। तो होप सो जनरली एटम के बारे में आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। एक बार मैं दोबारा आपको क्लियर कर देता हूँ क्या क्या चीजें थी हमारे पास। सो सबसे पहली बात, एटम क्या होता है? एटम होता है फाइनली किसी भी मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल यूनिट। ठीक है, पार्टिकल नहीं बोल सकते क्योंकि एटम के खुद के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, अभी प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं। सो सबसे छोटी जो यूनिट होती है किसी भी मैटर की उसे हम बोलते हैं एटम। नेक्स्ट थिंग, एटम की स्ट्रक्चर कैसी होती है? तो एटम को हम एक स्फीयर एज्यूम कर सकते हैं, एक स्फीयर की तरह होता है जिसका मोस्ट ऑफ पार्ट खाली होता है। उसके सेंटर में होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो अपने एक फिक्स सर्कल में यानी कि ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। और ये अलग अलग ऑर्बिट्स होते हैं जिन्हें नील्स बोर ने एन से बताया था कि KLMN, इस तरह से हमारे पास अलग अलग ऑर्बिट्स रहते हैं। सो ओवरऑल एटम्स के बारे में जो हमने इन्फॉर्मेशन लेनी थी, यानी ये सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। सो इससे रिलेटेड ये हमारी पहली वीडियो थी क्लास 10 स्पेशली आपके पास, क्योंकि ये चैप्टर है तो ये मान लो कि ये उस चैप्टर का पार्ट 1 था। होप सो आपको एटम्स के बारे में जरूर कुछ पता लगा होगा। और आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज कमेंट में जरूर दे दीजिएगा, मैं बता दूंगा। और हाँ, अगर आपने इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखा है तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करता हूँ, आप उसके जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा ताकि मुझे पता लगेगा कि हाँ आपने इसे सीखा है। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ एटम अकॉर्डिंग टू महर्षि कर्णाद? यानी महर्षि कर्णाद के हिसाब से एटम की यानी परमाणु की डेफिनेशन क्या, उन्होंने क्या बताया था? नेक्स्ट,
फकुदा कत्यायन जो हमारे इंडियन फिलोसोफर थे, उन्होंने एटम के बारे में हमें क्या इंफॉर्मेशन दी? थर्ड, एटम वर्ड जो एटम वर्ड है वो किस वर्ड से लिया गया है और उसका मतलब क्या होता है? नेक्स्ट, डाल्टन ने एटम के बारे में हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दी थी? अदर नेक्स्ट, जे थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल क्या था, ये भी आप मुझे बताएं। अदर नेक्स्ट, व्हाट इज अल्फा पार्टिकल्स? अल्फा पार्टिकल्स क्या थे जो रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में यूज किए थे? अदर नेक्स्ट, नील्स बोर ने अपने एटॉमिक मॉडल में हमें क्या नई बात बताई थी जो रदरफोर्ड के मॉडल में नहीं थी? ओके तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस का ही आप जवाब मुझे देते रहिएगा, और अगेन आई एम सेइंग दैट अगर किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। होप सो आप सभी अपने घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे, और हाँ, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा, और पार्ट 2 का वेट कीजिएगा। थैंक यू।